नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 की थर्ड टफेस्ट शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, इस बार हम टफनेस के ऑर्डर में कर रहे हैं। पहले टॉप 10 इस खत्म कर रहे हैं क्योंकि CHSL का एग्जाम चल रहा है और उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और मेंस जो देने जाए वो भी इसी ऑर्डर में देखेंगे, टफनेस के ऑर्डर में, जिससे अगर एक आध दो शिफ्ट को छोड़ना भी चाहते हैं छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी 39 शिफ्ट का सोल्यूशन मेंस एग्जाम से पहले मिल जाएगा और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो पाए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। तो चलो बिना बकवास के पहले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया ए और बी, पहला ही प्रश्न इतना सुंदर दे दिया गया कि हिल जाएं आप। ए और बी इक्वली इफिशियंट है, यानी बराबर काम कर सकते हैं। ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अकेले वो 30 दिन में काम कर सकते हैं अगर वो कोई छुट्टी ना ले, 30 दिन में अकेले। ए और बी ने काम करना शुरू किया इस काम पे, लेकिन ए जो है हर 4 दिन बाद छुट्टी ले लेता है। 4 दिन होता है, फिर 1 दिन की वो छुट्टी पे गायब हो जाता है। सिमिलरली बी जो है वो हर 5 दिन बाद छुट्टी ले लेता है। कहा गया अगर दोनों ने 1 अगस्त को काम करना शुरू किया हो तो किस डेट को काम खत्म होगा। पहले पैटर्न समझते हैं। ए और बी ने काम करना स्टार्ट करा, 4 दिन उनने काम किया, उसके बाद ए भाई साहब गायब हो गए। ए गायब हुए तो बी ने 1 दिन अकेले किया होगा। अब बी का 5 दिन पूरा हो गया तो बी गायब होगा, यानी ए जब आएंगे तो ए अकेले 1 दिन काम करेंगे। उसके बाद फिर ए और बी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बी वापस आ गया। ए और बी मतलब बी के आने के बाद ए को आप कितने दिन करना है तब छुट्टी मिलेगी। 1 दिन ए कर चुका है, 3 दिन और कर लेगा तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद ये ए के 4 दिन हो गए, ए छुट्टी पे चला गया, बी ने अकेले काम किया। फिर बी के 4 दिन हुए हैं, यानी कि जब ए ज्वाइन करेगा तो बी रहेगा 1 दिन के लिए, उसके बाद बी छुट्टी पर चला जाएगा क्योंकि बी के 5 दिन हो जाएंगे। देखो 3 1 4 1 5, फिर ए 1 दिन अकेले काम करेगा। फिर ए और बी मतलब जब ए ज्वाइन करेगा बी इसे ज्वाइन करेगा तो ए रहेगा, लेकिन ए का 1 दिन का काम हो चुका है, यानी 3 दिन ही काम करेगा। उसके बाद ए चला जाएगा, फिर बी अकेले काम करेगा। फिर ऐसे बी का 4 दिन हुआ है, यानी ए और बी फिर आएंगे, 1 दिन काम मतलब जब ए ज्वाइन करेगा तो बी 1 दिन इसके साथ काम करेगा। फिर बी कहेगा भैया मेरे 5 दिन हो गए, बी चला जाएगा, फिर ए 1 दिन काम करेगा। ऐसे पैटर्न में काम होगा। अब देखो ये अगर आप यहाँ से पैटर्न देखो तो पैटर्न बदल रहा है, मतलब वही वाला पैटर्न रहा है। ए और बी 3 दिन काम करते हैं, फिर बी 1 दिन आ जाता है, फिर ए और बी 1 दिन काम करते हैं, फिर ए क्यों हुआ आपको समझ आ गया। पहले इसको देखो, अगर ए और बी दोनों 30-30 दिन में काम कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों की इफिशियंसी 1-1 यूनिट है, यानी 1 दिन में वो 1 यूनिट करते हैं, तो टोटल वर्क जो है वो 30 ही यूनिट है। क्लियर हो गया। ए और बी 1 दिन में कितना करेंगे 2, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यूनिट, फिर 1 दिन में 1 यूनिट, फिर 1 दिन में यूनिट, यानी 4 दूनी 8 और 2 10 यूनिट हो चुका है काम। कितने दिन में 4 1 5 1 6 दिन, यानी 6 दिन लगे हैं और 10 यूनिट हो चुका है। अब बचा कितना है 20 यूनिट। 20 यूनिट पे हमें काम करना है। 20 यूनिट की बात करें, ए और बी 3 दिन काम करते हैं, यानी 6 यूनिट इन्होंने कर लिया, फिर 1 यूनिट इसने, फिर 2 यूनिट इसने, फिर 1 यूनिट इसने, यानी 6 1 7 और 2 9 1 10, 10 यूनिट काम और हो सकता है। कब 10 यूनिट काम और हुआ है कब 3 1 4 1 5 1 6 दिन में। 6 दिन में 10 यूनिट और हो गया, यानी अब बचा 10 यूनिट। फिर देखो 3 दिन ए और बी साथ में करेंगे 6 यूनिट, बी अकेले 1 दिन करेगा 1 यूनिट, ए और बी फिर 1 दिन करेंगे 2 यूनिट, फिर ए अकेले 1 दिन करेगा 1 यूनिट, यानी 6 2 8 और 2 10 यूनिट और बचा था जो वो भी हो गया। पहले के 6 दिन में 10 यूनिट, अगले 6 दिन में 10 यूनिट, अगले 6 दिन में 10 यूनिट, यानी अगर 6 दिन का पैटर्न देखो तो 6 दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है। 6 दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है। देखो 6 दिन में 10 यूनिट, 6 दिन में 10 यूनिट, यानी अगर आप देखें तो हमें जो समझना था वो ये समझना है। ये सब समझाने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा आपको कि देखो अगर पैटर्न देखो, ए और बी ने 4 दिन काम किया, इस पैटर्न में देखो ए और बी 3 दिन, फिर ए और बी 1 दिन, यानी कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं, फिर 1 दिन ए 1 दिन बी, यानी हर जगह देखो ए और बी 4 दिन काम करते हैं, 3 और 1 4 दिन, देखो 3 1 4 दिन, और फिर बी 1, ए और बी 4 दिन, फिर बी फिर, यानी आप देखें तो 6 दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है। हमें करना कितना है 30 यूनिट, 6 दिन में 10 यूनिट, तो 30 यूनिट होने के लिए 18 डेज। 1 अगस्त से शुरू हुआ है तो कितने अगस्त को ख़त्म होगा 18 डे, यानी 18 अगस्त। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर। यानी आपको बस पैटर्न समझना कि कितने दिन पे कौन छोड़ेगा, यानी ए और बी 4 दिन काम करेंगे, फिर 1 दिन ए 1 दिन बी, ये वाला पैटर्न बन रहा है। ए और बी 4 दिन काम करेंगे, क्योंकि देखो 5वें दिन अगर मैं 6 दिन का, अब देखो इस प्रश्न को हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, ये तो बेसिक समझ आ गया। यानी अगर मैं 6 दिन का इंटरवल तैयार करूँ, 6 दिन में कितना काम होगा, तो ए और बी 4 दिन काम करेंगे एक साथ, फिर 1 दिन ए की छुट्टी हो जाएगी, यानी बी अकेले काम करेगा, और फिर
बी के 5 दिन हो जाएंगे, यानी ए अकेले काम करेगा। अब एग्जाम में जब प्रश्न करना है तो ऐसे करना है कि ए और बी 6 दिन के इंटरवल की बात करें। 6 दिन क्यों लिया हमने, क्योंकि 4 दिन बाद ये छुट्टी लेता है, 5 दिन बाद ये, यानी कि 5 दिन बाद एक 6, आपको जो मैक्सिमम छुट्टी मतलब मैक्सिमम दिन बाद छुट्टी है 5 दिन और उसमें एक जोड़ के यानी 1 दिन की छुट्टी, यानी 6 दिन के इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना है। 6 दिन में ए और बी 4 दिन काम करेंगे, फिर ए का एक दिहाड़ी हो गई भैया कि 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। फिर अगले दिन बी आएगा, अकेले काम करेगा क्योंकि ये छुट्टी पे गया। अब फिर बी के 5 दिन हो गए तो ए अकेले काम करेगा, यानी 6 दिन में हमारे कितने काम होंगे। हमने कहा अगर इफिशियंसी 1 माने तो टोटल यूनिट 30 यूनिट काम की थी, यानी कि ए और बी एक साथ काम करेंगे, 2 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, ठीक है। तो 2 यूनिट एक दिन करते हुए 4 दिन में 8 यूनिट इधर हो गई, 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, यानी कि देखो एक इफिशियंसी 1, तो 1 दिन इधर काम किया 1 यूनिट, 2 यूनिट और 8 यूनिट 10 यूनिट, यानी 6 दिन में 10 यूनिट हो रहा है। तो 30 यूनिट करने के लिए 18 डेज की आवश्यकता होगी। देखना कितने लोगों को ये प्रश्न आता है, जाके पता करना कितने लोग ये प्रश्न कर पाते हैं। टॉफ़ी कंपनी है, 2 तरह की टॉफ़ी बनाती है, एक्स और वाई फ्लेवर की। 4 साल में उसका प्रोडक्शन दिखाया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन 2017। एक्स टाइप की टॉफ़ी जो है, एक्स फ्लेवर की टॉफ़ी 2017 और 18 में उसका जो एवरेज है, 17 और 18 में एक्स टाइप की टॉफ़ी का एवरेज, और वाई का 19 और 20 में जो एवरेज है, उन दोनों का आपको निकालना है डिफरेंस। यानी एक्स का 17 और 18 में एवरेज देखो, 20 का एवरेज 20, इसका डिफरेंस किससे लेना है, वाई टाइप का 19 और 20 में। वाई टाइप का 19 और 20 में 32 20 52 22, देखो 32 20 52, 52 का बटे 2 करेंगे, यानी कि 26 इसकी वैल्यू हो गई और 20 इसकी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, यानी 6, यानी 6000 पैक हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा दिया गया वो 1000 पैक्स में दिया गया है। कहा गया ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई और एक्स जेड 4 और 5 हैं। एक्स वाई जेड जो ट्राइंगल है इसमें एक्स वाई 4 है, वो एक्स जेड 5 है। क्यू एक पॉइंट वाई जेड पे इस प्रकार से है कि एक्स क्यू जो है वो एक्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक्स क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोले तो कोण समद्विभाजक। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर वाई मतलब एक्स क्यू कोण एक्स का एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एक्स वाई और एक्स जेड का रेशियो होगा वही वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो होगा। यानी कि अगर एक्स क्यू कोण एक्स का समद्विभाजक है तो हम कहेंगे एक्स वाई रेशियो एक्स जेड जो होगा वही इसके साइड वाले पार्ट की लंबाई वाई क्यू और इसके साइड वाले पार्ट की लंबाई क्यू जेड, यानी वाई क्यू रेशियो क्यू जेड वही हो जाएगा जो एक्स वाई रेशियो एक्स जेड है। ये कौन कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। देखो राघव के हिसाब से उसका जो वेट है वो 64 से ज़्यादा है बट 74 से कम है। राघव का वेट जो है वो 64 से ज़्यादा है, ठीक है। राघव का जो वेट है वो 64 से तो ज़्यादा है लेकिन 74 से कम है, राघव कहता है ऐसा। फिर उसकी बहन आती है, वो कहती नहीं उसका वेट 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 से कम है। 60 से ज़्यादा लेकिन 69 से कम। अब राघव जब कह रहा है 64 से ज़्यादा है तो उसकी बहन 60 से ज़्यादा कहे ना कहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कह रही है वो 69 से कम है। 69 से कम यानी ये 74 की लिमिट जो थी अब कितनी हो गई, 69 हो गई। अब आते हैं उसकी मम्मी। उसकी मम्मी कहती हैं कि भैया उसका वेट 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ये जो अब 69 वाली लिमिट थी वो अब कह रही है, इसकी मम्मी ने चेक किया कि 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसके पापा आते हैं, उसके पापा कहते हैं नहीं उसका वेट 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका वेट 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि जो राघव है उसका वेट 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 68 वाली लिमिट अभी 67 हो गई। अब आपसे कहा 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता यानी 67 हो सकता है, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता यानी 67 हो सकता है। अब आपसे कहा गया इफ़ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, यानी अगर सारे सही हों तो एवरेज डिफरेंट पॉसिबल वेट क्या होगा केजी में। यानी कि देखो हमने पहले कहा राघव आता है, वो कहता भैया देखो मेरा वेट 64 से तो ज़्यादा है लेकिन 74 से कम है, ठीक है। उसकी बहन आती है कहती नहीं उसका वेट 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 से कम है, 69 से तो हमने कम कर रखा है। उसकी मम्मी आती है, वो कहती है उसका वेट 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 68 के बराबर हो सकता है लेकिन 68 से ज़्यादा नहीं, 69 वाली लिमिट खत्म। उसके पापा कहते नहीं 68 नहीं 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 67 हो सकता है, 67 से कम हो सकता है, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब राघव के पास कितने ऑप्शन है, एक तो 64 से ज़्यादा 65 हो गया, एक 66 हो गया और एक हम 67 ले सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब इन तीनों वेट्स का आपसे एवरेज करने को कहा गया था, तो 65 66 67 तीन क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है मिडिल वाली संख्या होती है, यानी 66 आपका औसत हो गया। क्लियर। पहले प्रश्न के बाद एक और शानदार टाइम एंड वर्क का प्रश्न कहा गया एक और बी कोई कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य करे तो 12 दिन लगेंगे और सी और ए अगर वही काम करे तो 6 दिन लगेंगे।
तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? आप 10 12 6 का एलसीएम ले लो जो कि हो जाएगा 60, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क है। ए बी 10 दिन में यानी 1 दिन में 6, बी और सी 12 दिन में यानी 1 दिन में 5, सी और ए 6 दिन में यानी 1 दिन में 10 करते हैं। अब अगर जोड़ोगे तो 2A 2B 2C आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 21 यूनिट। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 21 यूनिट, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 21/2 यानी 10.5 यूनिट काम करेंगे। अब कहा गया ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए बी और सी की इफिशियंसी इसमें रख दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 10.5, बी प्लस सी 5 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5.5। ए 5.5 है, एक दिन में 5.5 यूनिट करेगा। 60 यूनिट करने के लिए 60/5.5 2 से गुणा कर दो, यानी 120/11 दिन की आवश्यकता होगी। देखो आपको अगर दे दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो आप सीधे से कह दिया करो कि ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, अब ए बराबर बी बराबर सी और बराबर 1 मान लो, तो ऊपर सबकी वैल्यू 1 कर दो, यानी ये सब 1 हो गया। 13 11 और 17 कितना हो जाएगा? 41 बटे में 17 9 26 15 41, 41/41 की वैल्यू 1। प्रोवाइडेड जो पावर होनी चाहिए हर जगह 4 होनी चाहिए। देखो यहाँ 4 पावर बराबर 4 4 4 4 4 4 हो गया क्लियर। देखो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 ऊपर 4 ही है पावर। 1500 मीटर की रेस होती है, एक्स 100 मीटर से वाई को हराता है, यानी एक्स जितनी देर में 1500 दौड़ता है उतनी देर में वाई से 100 मीटर कम, यानी कि वाई 1400 दौड़ता है। और जो जेड है वो 240 मीटर से एक्स से हारता है, यानी कि जितनी देर में एक्स 1500 दौड़ता है जेड उतनी देर में 1260 मीटर दौड़ता है। अब आपसे कहा गया कि वाई पूरी रेस में जेड को कितने से हराता है, यानी कि वाई 1500 में जितना दौड़ेगा जेड कितना दौड़ेगा ये निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं। तो 1400 को 1500 बनाने के लिए 15/14 से इधर गुणा कर दो, तो 15/14 से इधर गुणा करोगे तो 15/14 से इधर भी गुणा हो जाएगा, यानी कि 1500 बटे वाई आ जाएगा। यानी 1500 वाई जितनी देर में पूरा करता है उतनी देर में 14 से कटेगा 90, यानी कि 90 × 15 1350 बटे जेड, यानी कि वाई जितनी देर में 1500 कवर कर लेता है उतनी देर में जेड 1350, यानी कि 1500 कवर करने के लिए इसे 150 मीटर और दौड़ना पड़ेगा, यानी 150 मीटर से हार गया। देखो 120 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट प्राइस है वो 9600, यानी कि 1 मीटर 80 का हो गया। तो कहा गया 147 मीटर का कितना हो जाएगा? 147 × 80। कितना कठिन प्रश्न है, इससे ज़्यादा कठिन हो ही नहीं सकता। अब कैलकुलेशन में 15 मतलब 150 × 80 12000, उसमें से 240 घटा दो 11760 उत्तर। कहा गया स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 जनरल नंबर्स इज 324, यानी कि 2 संख्याएँ हैं जिनके अंतर का जो स्क्वायर है वो 324 दिया गया है। कहा गया प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 144, तो आपको बताना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। देखो आपको सिंपल सी बात कही दी गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 324, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 18। बोलो हो गया। ए माइनस बी 18, ए बी बराबर 44, तो ए की वैल्यू 24 बी की वैल्यू 6। तो आपको निकालना कितना था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 30 × 18 कितना हो जाएगा उत्तर? 540। क्लियर हो गया। एक दुकानदार है जो 2000 में कोई वस्तु अगर बेचता है तो 20% का लॉस होता है, यानी सीपी पे 20% का लॉस, यानी कि सीपी का 4/5 जो है वो 2000 रुपये है, यानी सीपी यहाँ से निकल गया। सीपी कितना आ गया? 2500 रुपये। अब कहा गया अगर 3000 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 3000 में 2500 वाली वस्तु को बेचेगा 500 का प्रॉफिट। 500 इसका कितना परसेंट है? 20%। क्लियर। दूसरा प्रश्न है इस शिफ्ट में जो कि शानदार है। कहा गया ए अकेले कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। ए क्या काम करता है? पहले 2 दिन काम करता है और लास्ट 2 दिन काम करता है, यानी कि जब काम शुरू होता है तब 2 दिन तक काम करता है और फिर लास्ट के 2 दिन काम करता है, उसके बाद वो काम छूने नहीं आता। ठीक है। और रेस्ट वर्क इज डन बाय बी, यानी कि बाकी के दिन भी काम करता है और काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। यानी एक कर तो सकता है 15 दिन में, लेकिन उसने शुरू के 2 दिन किया और लास्ट के 2 दिन किया, यानी 4 ही दिन करता है। यानी काम कितना कर दिया उसने? 4/15 यूनिट उसने काम कर दिया, 4/15 हिस्सा कर दिया। अब बी कितने दिन काम करता है? 16 दिन। 16 दिन में बचा हुआ हिस्सा वो करता है, यानी कि 11/15 हिस्सा करता है। यानी बी अगर 16 दिन में 11/15 हिस्सा करता है तो पूरा काम करने के लिए 16 × 15/11 दिन की आवश्यकता होगी। यानी बी को कितने दिन चाहिए? इतने। ए को कितने दिन चाहिए? इतने। तो ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन चाहिए होंगे? अगर ए दिन में करता हो बी दिन में, तो दोनों मिलके ए × b/a बी दिन में करेंगे, यानी कि दोनों मिलके, यानी कि टुगेदरनेस में कितना दिन में काम होगा? पहले का लिया गया दिन गुणे दूसरे का लिया गया दिन बटे दोनों का सम। ठीक है। 15 हर जगह कट रहा है, काट दो, यानी हो गया 16 × 15/11 और ये 16 1 + 16/11 यानी कि 27/11। 11 11 कट गया, 3 9 27, 3 5 15,
16 गुणे 5/9 यानी 80/9 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया, 80/9 दिन लगेंगे। मार्केट प्राइस सीलिंग फैन की दी गई है 4200। शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देता है और 14% का फ़ायदा। 4200 का 5% 210, यानी कि बेचता कितने में है? 3990 में। 3990 में बेचने पे किसी शॉपकीपर को 14% का प्रॉफिट होता है। 14% का प्रॉफिट यानी 114/100 यानी कि 57/50 में बिकता है। कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, 19 से काट दो, 19 3 57, 19 से काटोगे 19 दूना 38 है 210, 3 से कटेगा 70, CP कितना हो जाएगा? 70 गुणे 50 3500। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 85% टोटल नंबर ऑफ पीपल अपना वोट देते हैं, यानी कि 100 वोट थे तो 85 लोग ही वोट देने गए। ठीक है, इन 85 में, ठीक है, 10% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि 10% इसका इनवैलिड हो गया, यानी बचा कितना? 90%। 90% कितना हो जाएगा? 76.5। 76.5% वोट वैलिड है। ठीक है, जो वोटों की संख्या, वैलिड वोटों की संख्या है वो टोटल का 76.5% है। समझ रहे हो? अब कहा गया 30,000 पीपल इलेक्टोरल रोल में थे। 30,000 पीपल इलेक्टोरल रोल में थे, यानी कि टोटल 100% बराबर दिया गया 30,000, तो सॉरी 3 लाख। 3 लाख लोग इलेक्टोरल रोल में थे और धर्म को 1,37,700 वोट मिले। तो आपको बताना है कि जो धर्म ने कितने % वोट स्कोर करे। ठीक है, समझिएगा, देखो 100% अगर हम टोटल वोट मानते हैं तो उसमें वैलिड वोटों की संख्या कितनी है? 76.5। 76.5 इसका कितना हो जाएगा? 3 लाख का 76.5 कितना हो जाएगा? 3000 गुणे 76.5, यानी हम कह सकते हैं कि 300 गुणे 765, यानी इतने तो वैलिड वोट है। और वैलिड वोट में से 1,37,700 वो पाता है, यानी कि जो वैलिड वोट हैं इसमें से कितना पाता है वो? 1,37,700। 1,37,700 वो पा जाता है। कौन? धर्म। 1,37,700, तो लिख दो 1,37,700। यही पूछा गया था, ये इसका कितना % है। सॉल्व कर लो, कट पीट रहा हो तो काट पीट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 नवा 27। ठीक है, 765। 765 किससे कटेगा? 213 से नहीं, 213 नहीं कटेगा। देखो 9 5 14 4 18, 5 6 11 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 255 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 153 हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा 51 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 85 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 तिया 51, यानी कि 3/5 हिस्सा पाता है, यानी 60% पाता है। आपको बस सीधे कैलकुलेट करना था कि 3 लाख टोटल वोट थे, उसमें से जो वैलिड वोट थे वो 76.5% थे। अब 76.5% पहले निकाल लो तो 3 लाख का 76.5% 300 गुणे 765 हो जाएगा। 300 गुणे 765 टोटल वैलिड वोट थे, जिसमें इसको मिले 1,37,000, तो कितने % मिले? 1,37,700 बटे टोटल वोट। एक ट्रेन है जो 70 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन जो सेम डायरेक्शन में 34 की स्पीड से चल रही है उसको 25 सेकंड में पार करती है। तो व्हाट इज कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन? इसकी लंबाई L1 हो, इसकी लंबाई L2 हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड हो जाएगा S1 - S2, यानी कि 34 70 में से घट जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी मीटर पर सेकंड में निकालें 36 गुणे 5/18, यानी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो उनके द्वारा चली गई दूरी L1 + L2 हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकंड से कितना टाइम लगता है? 25। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि L1 + L2 कितना हो जाएगा? 250 मीटर। क्लियर? ABC त्रिभुज में AB और AC पे, AB और AC कहा जाए तो जो कॉमन आए उसको ऊपर लिख दो। AB और AC पे D और B बिंदु इस प्रकार से हैं कि BC इज पैरेलल टू D, ये दोनों पैरेलल है। AD रेशियो DB दिया गया 7:9। CD एंड BE इंटरसेक्ट एट F, CD और BE F पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? F पे। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ DEF एंड CBF। DEF और CBF की लंबाई, DEF और CBF जो ट्राइंगल है उनकी एरियाज का रेशियो निकालना। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर AD 7 है और DB 9 है तो आप DE बटे BC कितना निकालेंगे? DE बटे BC, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ADE और ABC सिमिलर हो गए, तो DE बटे BC किसके बराबर हो जाएगा? AD बटे AB के, यानी कि 7/16 के, यानी कि अगर ये 7 है तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको इनका एरिया का रेशियो निकालना था, किसके? ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल CBF के। एक चीज़ बता दूं कि DEF और CBF दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? ये कोण इस कोण के बराबर, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो ये हो जाएंगे
क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है, यानी 7/16 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इनका। तो 7 का स्क्वायर 49, 16 का 256। जब ऐसा प्रश्न आए कि कौन सी छोटी संख्या जिसको इसमें डिवाइड करने पे मतलब इसमें से घटाया जाए ताकि ये संख्या 35 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या काम करो, 888 में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए ताकि ये संख्या 35 से डिविजिबल हो जाए। तो 35 से पहले डिवाइड करो, 35 दूना 70, बचा कितना 188, 35 पंजे 175, बचा कितना 13। अब ये 13 जो बच रहा है, अगर हमें कुछ संख्या जोड़नी है तो 13 को अगर हम 35 बना पाए किसी तरीके से तो हमारी संख्या पूरी कट जाएगी, क्योंकि 13 शेषफल नहीं बचेगा। यानी अगर हम 22 ऐड कर दें इस संख्या में, यानी जो शेषफल बचा उसको 35 में से घटा लो, यानी 22 ऐड कर दें इस संख्या में, तो शेषफल कितना हो जाएगा 22 + 13 यानी 35, और 35 शेषफल नहीं बचेगा 35 से डिवाइड करने पर, यानी 35 से 35 अगर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि हमें पहले निकालना है रिमाइंडर निकाला, उसको फिर जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से घटाया, यानी जो संख्या आई वही संख्या होगी छोटी से छोटी, जिसको जोड़ने पे ये संख्या पूरी कट जाएगी 35 से। आपको दिया गया गिवन टेबल शोज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट, यानी कि परसेंटेज में दिखाया गया कितने मार्क्स का है और 5 सब्जेक्ट हैं और उसमें 5 अलग स्टूडेंट को कितने % मार्क मिलते हैं ये दिखाया गया। कहा व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज, हितांश का ओवरऑल परसेंटेज कितना है। आप देखो इसको 100 में 67 मिले, यानी कि 67 मार्क्स इधर मिल गए। 150 का 70% यानी 105 मार्क्स इधर मिल गए। 100 का 64% यानी 64 इधर मिल गए, 55 इधर मिल गए और 75 इधर मिल गए। टोटल कितने हैं 100 मतलब 400 550 का एग्जाम था। जोड़ दो, 7 5 12 4 16 5 21 5 26 7 2 9 5 14 6 20 6 26 हासिल आई 2 2 1 3 366 मिले 550 में से कितने % हो जाएंगे, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 5.5 366 में डिवाइड होगा। तो काट पीट लो, यानी कि ये लिखा हुआ है 366 × 2/11 डिवाइड करो, 11 × 33 और 11 × 33 पॉइंट 11 दूना 33.2 × 2 66.4% आपका हो जाएगा। कोई एक्सप्रेशन जोड़ने घटाने का हो, साइन कॉस दोनों दिया हो, थीटा बराबर 0 पुट कर दो, 0 या 90, 0 पुट करते ही साइन वाला जहाँ भी होगा ख़त्म हो जाएगा। बचा कितना 12 + 18 कितना हो जाएगा 30। कहा गया कि कितने सालों में 9500 रुपये 11,780 हो जाएगा 8% की रेट। 9500 होना कितना है 8% अगर रेट हो मेरे भाई, तो 9500 का 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 95 × 8 यानी कि 760 रुपये 1 साल का ब्याज मिलेगा। बोलो क्लियर है। अब हमें चाहिए कितना 9500 से 11,780 होना है, यानी कि 2280 ब्याज चाहिए। अगर 1 साल में 760 मिल रहा है तो 2280 के लिए कितना साल लगेंगे 3 ईयर्स। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है, जब a + b बराबर 90 डिग्री हो, यानी 5x - 25 + 5y + 25 बराबर 90। 25 कट गया, 5x + 5y बराबर 90, तो x + y कितना हो गया 18 डिग्री। बोलो क्लियर है, सुंदर। कहा गया कौन सा फॉल्स है, cos a × sec a 1 होता है, साइन ए बराबर देखो tan a लिखा जा सकता है साइन ए बटे cos a, cos a से cos a कट जाएगा, ये भी सही है ठीक है। cos a स्क्वायर है -1 बराबर cot स्क्वायर ए भी, ये गलत क्यों है, क्योंकि आपको पता है sec स्क्वायर है -1 बराबर होता है tan स्क्वायर है, तो ये वहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, चिन्ह बदल दिया गया। x + 1/x 5 दिया गया, x इज ग्रेटर देन 1। अब x⁴ -1/x⁴ निकालना, यानी आप x⁴ + 1/x⁴ निकाल लो और x⁴ -1/x⁴ निकाल लो, गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। देखो अगर x + 1/x 5 है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा 23, 5 का स्क्वायर -2 23 हो गया। अगर x² + 1/x² 23 है तो x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर -2 यानी कि 529 - 2 यानी 527। अगर x + 1/x 5 है तो x - 1/x कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अंडर रूट में x + 1/x का स्क्वायर यानी 25 -4 टाइम्स ऑफ x × 1/x यानी a - b होता है, अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर -4 है भी, तो -4 यानी कि √21। अब ये x इज ग्रेटर देन 1 क्यों दिया गया, आपको पता है अगर x इज ग्रेटर देन 1 ना दिया गया होता तो x - 1/x कैन बी निगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है यानी ये <1 है, -1 में 1 से मतलब 1 में 1 से कम से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर कोई संख्या 1 से छोटी है उसमें से 1 से बड़ी संख्या घटाओगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी तब -√21 लेना पड़ता अगर ये ना दिया गया होता तो। ठीक है, कोई भाई पूछ भी रहा था कि क्यों। अब x - 1/x आ गया, अब x² + 1/x² निकालो, x² + 1/x², सॉरी x² - 1/x² निकालो। x² - 1/x² क्या होता है, x + 1/x और x - 1/x यानी 5√21। अब x⁴ +
एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 तो पता है, एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 कैसे निकलेगा? आप कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे, यानी 115√21 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू 527, इसकी वैल्यू 115√21, गुणा कर दो। कैसे गुणा करोगे? 115 सत्ते 700, 805 हो जाएगा, 805 के 5 हासिल आई 80, 115 दूना 230, 80 310 हासिल आई 31, 115 पंचे 575 21, 575 और 21 606, 575 और 31 था ना, 575 और 31 फिर से गुणा कर लेते हैं। 115 सत्ते 805, ठीक है, हाँ 805 हासिल आई 80, 115 दूना 230, 80 310 हासिल आई 31, 115 पंचे 575 और 31 606, इतना √21 आपका आंसर हो गया। क्लियर? कोड PQR जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब कि ये जो सर्कल हुआ क्या हो गया? सर्कम सर्कल, यानी परिवृत्त हो गया। अब कहा गया एस कोई बिंदु है इस QR पे, RQR पे कोई बिंदु है P। आपसे कहा गया PSQ कोण की मेजरमेंट क्या होगी? PSQ ये कोण की वैल्यू। आपको पता है PQ कोई जीवा है, इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे कहीं भी बना कोण बराबर ही होगा, तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर जीवा PQ द्वारा वृत्त के परिधि पे एक जगह बना कोण 60 डिग्री है तो दूसरी जगह भी बना कोण 60 डिग्री होगा, यानी कोण PSQ भी 60 डिग्री का हो जाएगा। एक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे किन्हीं दो बिंदुओं पे बनाए गए कोण बराबर होते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय अ सिंगल कॉर्ड ऑन एनी पॉइंट्स ऑन एन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सर्कम्फ्रेंस आर ऑलवेज इक्वल। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक टेंट है जिसका आकार कोनिकल बोले तो शंक्वाकार, उसमें आपसे कहा गया रेडियस 6 यूनिट, हाइट 8 यूनिट। आपको निकालना है कैनवास से बनाना है, कैनवास की लंबाई। कैनवास के लिए आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। स्लैंट हाइट होती है अंडर रूट में रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, 6 8 का ट्रिपलेट 10, यानी कि स्लैंट हाइट आ गई 10। अब आपको निकालना है पाई RL, क्योंकि कैनवास वही लगता है। कर्व सरफेस एरिया पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 6 गुणे 10 60, 22 गुणे 60 1320 बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 6 62, 7 8 56 60, 7 8 56 60 40, 7 5 35, 7 7 49, 188.57 यूनिट। स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया है। सॉल्व करना था, सॉल्व करो पहले। 5 ऑफ 125, 5 ऑफ 125 625, 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 625, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 12 में पहले देखो 25 ऑफ 12 300, 300 में 30 से डिवाइड होगा 10, यानी इसकी वैल्यू हो गई 10, 10 माइनस 1 इधर लिखा हुआ। 25 प्लस 10 माइनस 1, यानी कि 25 10 35 में से 1 जाएगा 34, 34 को 51 में डिवाइड करना है, यानी 51/34, 17 दूना 34, 17 3 51, 3/2 आपका उत्तर हो जाएगा पॉजिटिव का। तो दीज वर 25 क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और SSC CGL 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। इफ़ यू लैक इन कॉन्सेप्ट्स यू कैन वॉच स्टार बैच प्लेलिस्ट फॉर एडवांस बैच, स्टार बैच 2.0 प्लेलिस्ट फॉर अरिथमेटिक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।